नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अभी सभी को पता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में 9,000 प्लस वैकेंसीज निकल के आ गई हैं। जब से वैकेंसीज आई है काफ़ी कैंडिडेट के दिमाग में डाउट है कि किस ट्रेड से अप्लाई करें, मतलब उसमें कम एक्सपीरियंस में भी काफ़ी अलग अलग ट्रेड का अलग अलग आपको एक्सपीरियंस चाहिए। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और जिसको कुछ भी नहीं पता है उनको किस ट्रेड में अप्लाई करना चाहिए, और जो आपका सीबीटी एग्जाम होने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है वो किस प्रकार होगा, क्योंकि अभी एचसीएम का सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ है, उसी आधार पर ये भी बताऊंगा। साथ ही साथ काफ़ी कैंडिडेट को ये भी नहीं पता है कि किस स्टेट से अप्लाई करना चाहिए, तो सारे डाउट है। पूरे 50 पेज की पीडीएफ फाइल है, मैंने डिटेल में इसको देखा है, इसका एनालिसिस किया है। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके स्टूडेंट के लिए आवश्यक है फॉर्म भरने से पहले जानना है, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। किनको ये अप्लाई करना चाहिए फॉर्म, किनको नहीं करना चाहिए, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। इसलिए वीडियो आपके काफ़ी डिले भी है, 2 दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन आ गया है। वीडियो में थोड़ा लेट लेके आ रहा हूँ क्योंकि पूरा मैंने 50 पेज का ये नोटिफिकेशन पढ़ा और आपके दिमाग में जो डाउट चल रहे हैं उनका सॉल्यूशन यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो बने रहेगा एंड तक। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 18 प्रकार की पोस्टें हैं। 18 ये जो 9,000 कहने को वैकेंसी है, ये फिर स्टेट वाइज वैकेंसी यूटी वाइज बनती हुई है, उसमें भी ये अलग अलग पोस्ट वाइज बनती हुई है। आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये भी इस नोटिफिकेशन में दे रखा है, वो भी मैं बता दूंगा। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए करेंगे तो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इन 18 पोस्ट में से अलग अलग आपको ट्रेड टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट में आपको 40% 50 मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स लाने अनिवार्य है, फाइनल में नहीं जुड़ेंगे लेकिन ये पास करना अनिवार्य है। तो ये ट्रेड टेस्ट में काफ़ी कैंडिडेट फेल हो सकते हैं, इसलिए 18 पोस्ट का मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कौन सी से अप्लाई करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कितनी वैकेंसी है, क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, योग्यता क्या चाहिए। इनके बाद बात करेंगे डिटेल वाइज क्या ये पैटर्न होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट हैं अभी जैसे ये वैकेंसी आ चुकी है आपकी सीआरपीएफ में कांस्टेबल की, तो इनके मॉक टेस्ट है वो टेस्ट बुक पर अपडेट हो रहे हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, अभी जो यहाँ पर डिजिटल एरा चल रहा है, तैयारी में आपकी नेक्स्ट लेवल तक तैयारी को ले जाने के लिए मॉक टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी कम समय में ज़्यादा सवाल अटैम्प्ट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा और ये नहीं कहेंगे कि आता हुआ सवाल गलत हो गया, क्योंकि आपने एग्जाम से पहले बहुत से एग्जाम दिए हैं और उन जो एग्जाम आप मॉक टेस्ट देते हो उनका एनालिसिस करो, कहाँ पर आपकी गलती हो रही है, उस गलती को नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आप करेंगे तो कोई भी एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो। तो मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पर 17 से 18 मार्च यानी आज लास्ट डे है सेल का, जिसमें आपको टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करना है, मैक्सिमम 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सबसे लोएस्ट प्राइस की सेल चल रही है। अब टेस्ट बुक पास का क्या फायदा है, चाहे आप सीआरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ अदर जो भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, एक ही पास में सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कवर हो जाते हैं। अभी ऑफर में आपको 12 की बजाय 15 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है, यानी 3 मंथ और फ्री वैलिडिटी, और सबसे लोएस्ट प्राइस हमेशा टेस्ट बुक पास 359 रहता है डिस्काउंट के बाद भी, अभी आपको 269 मिल रहा है। 15 मंथ की वैलिडिटी में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दे सकते हो, यानी टेक्स्ट बुक पर जो 600 प्लस एग्जाम्स रहते हैं, एसएससी रेलवे के, बैंकिंग के, डिफेंस के, जितने भी स्टेट और यूटी लेवल के एग्जाम्स रहते हैं, सेंट्रल लेवल के सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास ले लो। जो चाहे एग्जाम के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करो, उसका एनालिसिस करो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड के साथ में आप चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं शुरुआत से। मैं मान के चल रहा हूँ आपको इस वैकेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, ए टू जेड आपको पूरी डिटेल यहाँ पर मिलने वाली है। तो ये वैकेंसी आई है दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी आपके लिए है। और वैकेंसी किस पद के लिए है, तो वो है दोस्तों कांस्टेबल के लिए। इसमें आपको कांस्टेबल पोस्ट में एक टेक्निकल और एक ट्रेडमैन, लगभग मैक्सिमम पोस्टें हैं वो ट्रेडमैन्स की है, ट्रेड्समैन की आप कहेंगे। तो इसके आवेदन कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आवेदन अभी नहीं हुए हैं, 27 मार्च को आवेदन शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट ऑफ फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की जो अंतिम तिथि है ना वो 25 अप्रैल 2023 यानी 1 महीने के भीतर है। मैं तो कहूँगा 4 से 5 दिन में, जैसे ही वैकेंसी आए 4 से 5 दिन में फॉर्म डाल लो, नहीं तो इनका सर्वर लास्ट में जाम हो जाता है, आपके फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। बिल्कुल आप निर्णय लेने में जब यहाँ पर निर्णय ही नहीं ले पा रहे हो कब फॉर्म डालें, तो एग्जाम में सिलेक्शन क्या होगा, पहले फॉर्म डालो उसके बाद तैयारी स्टार्ट करो। एडमिट कार्ड है, अब यहाँ पर इन्होंने डेट भी दे दी है कब आपका एग्जाम होने वाला है। तो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम आपकी होने वाला है, जिस प्रकार एसएससी के एग्जाम्स होते हैं टीसीएस कंपनी एग्जाम ले सकती है। क्योंकि जो हेड कांस्टेबल का सीआरपीएफ का एग्जाम हुआ है वो भी टीसीएस कंपनी ने लिया है, उसके आंसर की भी आ चुकी है। जल्द ही सारी जो एचईएम के आंसर की मेरे पास मिल चुके हैं, उसको मैं एक पीडीएफ फाइल में डाल के टेलीग्राम पर डाल दूंगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि सेम एग्जाम पैटर्न है, इसमें भी आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है,
हिंदी और इंग्लिश है, दोनों में से कोई एक है, और बाकी जीके हैं। सारे 25-25 क्वेश्चन हैं, वो सारा पैटर्न पता चल जाएगा, उस हिसाब से आप तैयारी करेंगे। 10th लेवल का यहाँ पर रहने वाला है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना ताकि आपके पैटर्न का पता चल जाए। बाकी आपको वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। सीआरपीएफ के रिकॉर्डिंग जो अभी एचसीएम का पैटर्न फॉलो हुआ उसी पर आधारित जीके के सवाल है इंपॉर्टेंट, आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आपका एग्जाम होने वाला है 1 जुलाई 2023 से 13 जुलाई 2023 को एग्जाम चलेंगे। ऑनलाइन एग्जाम चलने वाले हैं, प्रतिदिन 3 शिफ्ट में हो सकते हैं क्योंकि एचसीएम के भी हुए हैं। और बाकी यहाँ पर एडमिट कार्ड है वो 20 जून 2023 से 25 जून 2023 तक आपको मिल जाएंगे। 1 जुलाई से एग्जाम है, तो अभी आपके पास 4 मंथ है जो एनफ होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। बाकी आप एसएससी एमटीएस वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसी पैटर्न पर आपका ये भी आ रहा है, तो अच्छे खासे मॉक टेस्ट लगाते हुए तैयारी आप कर सकते हो। बाकी मैं तो आपके साथ हूँ ही, जीके का आपको पैटर्न अच्छा कुछ मटेरियल मिलने वाला है। अब बहुत से कैंडिडेट को ये नहीं पता है कि किस स्टेट से अप्लाई करें। अब मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इंडिया लेवल की है, लेकिन आपको जिस स्टेट के आप निवासी हो उसी स्टेट में आपको पोस्टें मिल रही है। मतलब जिस स्टेट का आपका मूल निवास है उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। हाँ, इसमें एक पोस्ट जरूर है जो पूरे इंडिया लेवल की है, लेकिन उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। टोटल जो 9105 वैकेंसी है ना, ये स्टेट वाइज है, आगे स्पेशल मेंशन भी कर रखा है। बार बार उस पर बल दिया गया था इस पूरे नोटिफिकेशन में कि आप जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से अप्लाई करेंगे। यदि आपका मूल निवास है दूसरे स्टेट से है और आपने अलग स्टेट से अप्लाई किया है तो आपका कैंडिडेचर है बाद में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी पूरी टेबल दिख रही है, ये जो 9000 वैकेंसीज हैं डिटेल में टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसमें भी अलग अलग वैकेंसी आप ऊपर देख पा रहे हो, अलग अलग पोस्टों का नाम है, उनकी वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है तो ड्राइवर की है और ट्रेड्समैन की है। ड्राइवर की 2372। अब ड्राइवर में भी जनरल लाइसेंस नहीं रहेगा, कौन सा लाइसेंस रहेगा वो अभी अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे तो कवर करेंगे। तो मैं इंडिया लेवल वैकेंसीज की बता रहा था, इसमें इंडिया लेवल की ये वैकेंसी है, टोटल 11 वैकेंसी है जिसमें आप हैं किसी भी स्टेट के बिलोंग करते हो तो इंडिया लेवल की वैकेंसी इसमें स्टेट है वो नहीं मांग रहा है। तो लेकिन ये वैकेंसी मात्र 11 है, ज़्यादा मायने नहीं रखती है। बाकी आपकी स्टेट वाइज वैकेंसी है, केवल एक फॉर्म आपको भरना है, एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म ही आपको भरना है। यदि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो वो आप नहीं कर सकते हो, केवल एक पोस्ट के लिए आगे वो भी दिया हुआ है। और इन्होंने भी मेंशन कर रखा है रेस्पेक्टिव स्टेट और यूटी के आप मूल निवास यहाँ पर होने चाहिए। ऑनलाइन आवेदन होंगे और आपका डोमिसाइल है, बेस्ट पैटर्न है रिक्रूटमेंट का, यानी जहाँ पर आप मूल निवासी हो उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न क्या है, सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, भर्ती की प्रक्रिया है, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसकी एग्जाम डेट ऊपर मैंने बता दी। उसके बाद जैसे ही सीबीटी हो जाएगा, सीबीटी के 8 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे पीएचटी के लिए, वो आगे बताया भी गया है। पीएचटी यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में सीबीटी जो दे रहे हैं उनके 8 गुना अभ्यर्थी, मतलब वैकेंसी के 8 गुना, सीबीटी दे रहे नहीं, वैकेंसी जितनी है 9000 है तो उसका 8 गुना कर दो, उतने अभ्यर्थी पास किए जाएंगे पीएचटी और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट के लिए। पीएचटी और पीईटी जो होने वाला है फिजिकल, उसकी भी नीचे डिटेल दी गई है, कितने रनिंग है, कितनी हाइट वगैरह चाहिए। और जैसे ही आपका पीएचटी पीईटी हो जाएगा उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा और डीवी होगा। पीटी पीएचटी के लगभग 2 से 3 गुना अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में जाने वाले हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं, जो आगे डिटेल में और देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर मेडिकल भी अच्छा खासा आपको, आई टेस्ट वगैरह, आई विजन है, विशेषकर ड्राइवर की आई विजन काफ़ी अच्छी मांगी गई है, वो भी इसमें बताया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। और बाकी यहाँ पर आपको नीचे और डिटेल में बात करते हैं। और जो आपका सिलेक्शन होगा ना वो सीबीटी के स्कोर के आधार पर होगा, मतलब जो फिजिकल होने वाला है, ट्रेड टेस्ट होने वाले हैं, इनके कोई मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपका जो मेरिट बनेगी वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही बनेगी, ये भी ध्यान रखो। आपका सीबीटी के आधार पर मेरिट बनेगी, बस शर्तें हैं कि आपके पीएचटी पीईटी ट्रेड टेस्ट मेडिकल ये एक क्वालिफाई होने चाहिए, इसमें फेल आप नहीं होने चाहिए। अब अभी जो एचसीएम का एग्ज़ाम हुआ है, हेड कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है सीआरपीएफ में, उसमें जो एडमिट कार्ड लाए गए थे काफ़ी कैंडिडेट है सेंटर से बाहर हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो आपको 2 कलर्ड प्रिंट में एडमिट कार्ड चाहिए, ऐसा है, यही मांग रहे हैं सीआरपीएफ वाले। बाकी कलर में भी 2 एडमिट कार्ड नहीं मांगते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको भी। जब भी एग्ज़ाम में जाते हो, जब आपका सीबीटी होगा उस समय आपको 2 कलर प्रिंट आउट लेके जाने हैं एडमिट कार्ड के। अब पे स्केल है, अब सैलरी की बात आती है तो 21,700 से स्टार्ट होती है इसकी सैलरी और लास्ट तक आपकी 69,100 तक चली जाएगी। अब यहाँ पर जो वैकेंसीज आप देख सकते हो, टोटल 9,212 वैकेंसीज है, जिसमें मेल की 9,105 है, फीमेल की मात्र 107 वैकेंसी है। मैक्सिमम वैकेंसीज मेल की आपको देखने को मिल रही है, लेकिन सभी वैकेंसीज के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिएगी। और आप जनरल कैंडिडेट किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं वो भी मैं आपको राय दूंगा।
अब यहाँ पर आप स्टेट या यूटी वाइज वैकेंसीज देख सकते हो। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, जिस स्टेट का आपका मूल निवास है, उसी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो वैकेंसीज देखेंगे तो ये ड्राइवर की वैकेंसी है। ड्राइवर की अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। इसमें आपको हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मोटर व्हीकल का लाइसेंस चाहिए। हेवी में भी ट्रांसपोर्ट का आगे अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ एजुकेशनल अलग अलग। तो पहले तो इनकी मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देता हूँ, बाद में ये वैकेंसी टेबल देखेंगे, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो शैक्षणिक योग्यता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपकी 1 अगस्त 2023 से पहले एजुकेशनल प्रोफेशनल। यहाँ पर आपकी कांस्टेबल ड्राइवर के लिए ये सीटी यानी कांस्टेबल है, और ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मैट्रिक पास तो चाहिए ही चाहिए। मैट्रिक का मतलब 10th पास। 10th पास के साथ साथ आपकी हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। एक होता है दोस्तों हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होता है HMV, एक होता है हेवी HT हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। आपको चाहिए हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है। आपका लर्निंग वाला नहीं चलेगा या फिर लाइट मोटर वाला नहीं चलेगा, हेवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपको चाहिए। और ड्राइविंग टेस्ट भी यहाँ पर होने वाला है। इसके ट्रेड टेस्ट में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, जो रिक्रूटमेंट होगी उस समय जब ट्रेड टेस्ट होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर पोस्ट आपके सामने आ रही है वो कांस्टेबल मैकेनिक मोटर व्हीकल। मैक्सिमम वैकेंसीज आपको ड्राइवर में मिलने वाली है, और बाकी ट्रेड में मैक्सिमम वैसे ट्रेड्समैन में है, उसके बाद ड्राइवर में है। लेकिन ट्रेड्समैन में बहुत सी ज़्यादा, एक ट्रेड नहीं है, लेकिन ड्राइवर में सिर्फ आप कहेंगे एक ड्राइवर ही है। ट्रेड्समैन में काफ़ी ट्रेड है, उन सभी में आप तो एक ही ट्रेड के लिए एलिजिबल हो। अब यहाँ पर मैकेनिक मोटर व्हीकल की बात करें तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में आपको 10th पास चाहिए, 10+2 फॉर्मेट में, यानी 10th पास। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको क्या चाहिए, 2 वर्ष की ITI कोर्स। ITI कोर्स किस ट्रेड में, ITI कोर्स भी आपकी मैकेनिक मोटर वाली ट्रेड में चाहिए। ऐसा नहीं आप किसी भी ट्रेड से ITI कर रहे हो, वो नहीं चलेगा। 2 वर्ष का आपको ITI सर्टिफिकेट मैकेनिक मोटर व्हीकल वाली ट्रेड है ना, उसके अंतर्गत चाहिए। यदि ये ITI नहीं है तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में यदि आपकी अप्रेंटिसशिप कर रखी है, अप्रेंटिसशिप यहाँ पर 3 वर्ष की रहती है स्टेट की, वो होगा तो भी चलेगा, नहीं तो ये ITI चाहिएगा मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंतर्गत। ये तो हो गई ये 2 कांस्टेबल की पोस्ट है, एक ड्राइवर की, एक मैकेनिक मोटर व्हीकल की। नेक्स्ट यहाँ पर जितने भी अदर पोस्टें हैं, टोटल 18 प्रकार की जितने भी अदर पोस्टें आ जाती हैं। तो यहाँ पर आप नीचे ये प्यूनर विंग देख रहे हैं, ये तो जो 11 पोस्ट थी ना ओवरऑल इंडिया की, उनकी बात है, ये ज़्यादा नहीं है। बाकी जितने भी अदर पोस्टें आ जाती हैं उसमें आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के नाम पर 10वीं पास मांगी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल क्वालिफिकेशन में प्रोफिशिएंट होना चाहिए, मतलब जब ट्रेड टेस्ट होगा ना उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट में आपको 20 मार्क्स लाने पड़ेंगे 50 में से। बाकी ऐसा कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रोफिशिएंट है, वर्क इन रेस्पेक्टिव ट्रेड में आपको अनुभव एक तरीके से होगा, तभी आप वहाँ पर क्वालिफाई कर पाएंगे। जैसे आपको कुकिंग का काम दे दिया, खाना बनाने का, तो खाना बनाना आना चाहिए। जैसे आपको काम दे दिया कारपेंटर का, क्योंकि इसमें कारपेंटर भी है, तो कारपेंटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो आप ट्रेड पास कैसे कर पाएंगे। वो सारा मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी पोस्टों के लिए क्या कुछ है। अब नेक्स्ट यहाँ पर वो है प्योनीर विंग, जिसमें आपकी मेसन आ जाता है, जो चिनाई का कार्य करते हैं, मेसन है। जैसे कोई मकान बनाने का कार्य मेसन ही करेंगे। प्लम्बर कौन होते हैं, जो घर में पानी की फिटिंग का कार्य करते हैं, किस प्रकार पानी का नल वगैरह कैसे फिट होगा, वो प्लम्बर है। और बाकी इलेक्ट्रिशियन है, घर में जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके लिए किस प्रकार स्विच बोर्ड, बल्ब है, MCB, वो सारा कार्य है इलेक्ट्रिशियन का। और इनमें आपको क्या चाहिए, पियोनियर विंग में कम ही वैकेंसी 11 के आसपास है, 10वीं पास चाहिए। साथ ही साथ 1 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए। 1 वर्ष का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिएगा। और इसमें भी प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने ITI कर रखी है, इस सर्टिफिकेट में उनको प्राथमिकता है। पियोनियर, मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन में ये ऑल इंडिया लेवल की ये 3 पोस्टें आपको मिलने वाली हैं, जिसमें मैंने 11 वैकेंसीज बताई है। ये जो वैकेंसीज है जिसमें मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन है, मात्र 11 वैकेंसीज है, इंडिया लेवल पर है, उन्हीं के लिए वो योग्यता है 1 ईयर एक्सपीरियंस की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोबारा वैकेंसी टेबल की। अब बहुत से कैंडिडेट हैं जो एज लिमिट के बारे में भी सोच रहे होंगे, तो एज लिमिट देख लो। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 वर्ष। जनरल कैंडिडेट हैं, कोई भी कैटेगरी से, अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता हो, 21 से 27 वर्ष में आपकी एज काउंट होगी 1 अगस्त 2023 से। तो कैंडिडेट का जन्म है जनरल कैंडिडेट का 2 अगस्त 1996 से लेकर 1 अगस्त 2002 के मध्य यदि आपका डेट ऑफ बर्थ है, उस केस में जनरल कैंडिडेट यहाँ पर ड्राइवर की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी यदि आप SC ST से हो
तो आपको छूट मिल रही है 5 वर्ष की। इनके अतिरिक्त छूट मिल रही है, यानी 27 प्लस 5 वर्ष हो जाएगा आपकी, यानी आप कहेंगे 33 वर्ष। और यदि ओबीसी के हो तो 30 वर्ष मान लो, 3 वर्ष की और छूट। और ये एज आपकी काउंट की जाएगी 1 अगस्त 2023 तक, ये एज आपकी इसके अंदर ही होनी चाहिए। 30 वर्ष है, 30 वर्ष से पहले, जैसे 27 प्लस 3 30 वर्ष के अंदर होना चाहिए ओबीसी वाले। एक्स सर्विसमैन को भी 3 वर्ष है। उसके बाद और ये रिवर्स वाले हैं जो दंगे हुए थे 1984, उनके यदि चिल्ड्रन है तो 5 वर्ष, 8 वर्ष की, ये बहुत कम कैंडिडेट होंगे। तो कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 21 से 27 की बात कर रहा था मैं। बाकी बात करूं कांस्टेबल, जितने भी अदर आपकी वैकेंसीज आपने देखी हैं, ट्रेड्समैन की, मोटर मैकेनिक की, कोबलर की, कारपेंटर की, जितने भी प्रकार की ट्रेड्समैन की वैकेंसी है उनके लिए 18 से 23 वर्ष चाहिए। ड्राइवर को छोड़ दे तो 18 से 23 वर्ष, एज होगी 1 अगस्त 2023 से काउंट। और ये जनरल कैंडिडेट की। बाकी यदि SC ST से हैं तो 23 प्लस आपको 5 वर्ष की यहाँ पर छूट मिल जाएगी, 28 है। और OBC से है तो 23 प्लस 3 है तो 26 है, 18 से 26 हो जाएगा आपकी। और ये एज आपके 1 अगस्त 2023 को आप काउंट कर लो, इसके अंतर्गत आ रहे हो। और ये जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है जो 2 अगस्त 2000 से आपका जन्म पहले नहीं होना चाहिए और 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। 18 से 23 उस केस में होते हैं। बाकी SC ST OBC वाले हो तो आपको अतिरिक्त यहाँ पर छूट मिल रही है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे आप, वो 18 से 23 और ये वाली पोस्ट के लिए 18 से 23, 5 वर्ष, 3 वर्ष ये छूट देते हुए। कांस्टेबल ड्राइवर के भी वैकेंसीज हैं, जो ड्राइवर में आपको लाइसेंस चाहिए हेवी वाला, वो यदि आपके पास है तो आप एलिजिबल हो। अब यहाँ पर जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उन सभी की वैकेंसीज आपके सामने हैं। ड्राइवर की वैकेंसी सबसे अधिक आपको एक ट्रेड की मिलने वाली है। बाकी जैसे मोटर मैकेनिक व्हीकल की स्टेट वाइज ये आप अपने अपने स्टेट अकॉर्डिंग देख लो। जैसे हिंदी भाषी स्टेट की मैं बात करूं, बिहार में अच्छी खासी वैकेंसी है। वैसे उत्तर प्रदेश में वैकेंसी सभी स्टेट में सबसे अधिक वैकेंसीज यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है। और बिहार में 177 आपके ड्राइवर की वैकेंसीज हैं। और मोटर मैकेनिक व्हीकल है। अब मोटर मैकेनिक व्हीकल में आपको ITI चाहिए थी 2 वर्ष की। ड्राइवर के लिए आपको जो लाइसेंस है वो हेवी वाला चाहिएगा, उसमें भी ट्रांसपोर्ट का। और उसके अतिरिक्त है कोबलर की वैकेंसीज हैं, 12 वैकेंसीज है जैसे बिहार की। एक तो सबसे पहले आप देख लो इनका कार्य क्या होता है। जैसे ड्राइवर की बात करें तो आपको ट्रेड टेस्ट में क्या करना पड़ेगा, ड्राइवर में गाड़ी की हैंडलिंग, आपको ड्राइविंग है, वो पूरा मेंटेनेंस ऑफ लाइट है, हेवी व्हीकल है, सारा कुछ आपको वहाँ पर फिजिकली भी, जैसे गाड़ी कुछ खराब हो गई इंजन वगैरह में, वो भी आपको जनरल नॉलेज है, वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में ज़रूर लिया जाएगा। और गाड़ी तो आपको चलानी है ही है। फिटर में क्या है, जब फिटर की जो भी पोस्ट हैं उनके लिए मोटर मैकेनिक ट्रेड में, ऑटोमोबाइल में, जैसे गाड़ियाँ वगैरह होती है ना, इन्हीं की फिटिंग का नॉलेज होना चाहिए। जो टूल्स वगैरह हैं कैसे यूज़ करना है यदि कुछ गड़बड़ी हो जाए। अब बगलर यानी जो बिगुल बजाते हैं, कोई भी घोषणा करनी है, सिग्नल देना है, तो वहाँ पर बिगुल है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये इसी प्रकार का आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा जो सिग्नल वगैरह देने के लिए बजाया जाता है ना बैंड वगैरह में। तो ये बिगुल बजाने वाला आपको ये इंस्ट्रूमेंट है वो प्ले करना आना चाहिए। क्योंकि बगलर की इसमें वैकेंसी है जो हैंडलिंग, मेंटेनेंस, जो बगल मैंने इंस्ट्रूमेंट बताया है, वाद्य यंत्र है एक तरीके से, उनको हैंडल करना, प्ले करना, बजाना आपको आना चाहिए। टेलर आप सभी को पता है, जो टेलिंग का काम होता है, कपड़ा बनाने का काम रहता है, किस प्रकार आपको उनकी कटाई करनी है, फिर उनको सीलना है, ये स्टिचिंग टाँके वगैरह देना है, ये सारा काम आना चाहिए जो यूनिफॉर्म वगैरह बनाएंगे। तो वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में यही आपको काम कराया जाएगा, जिसमें 20 मार्क्स मिनिमम लाने अनिवार्य हैं 50 में से। कोबलर का क्या काम होता है, कोबलर का काम है जैसे जूतों के संबंधित है, पॉलिश करना जूतों को, और हैंडल करना, टूल किस प्रकार कट करना, लेदर वगैरह को रिपेयर कैसे करना है, टाँके कैसे देना जूतों के, वो कोबलर मोची का कार्य। कारपेंटर की बात करें तो बढ़ई होता है ना, जिसमें फर्नीचर वगैरह का कार्य रहता है, लकड़ी को काटना है, उसको फिट करना है, पॉलिश करना है, फिनिश करना है, डोर्स वगैरह, खिड़कियाँ वगैरह कैसे आपको बनाना है, फिट करना है, फिक्स ग्लास कैसे करना है विंडो में, ये कारपेंटर का सारा कार्य रहेगा। तो कारपेंटर का पूरा नॉलेज होगा तभी आप कर पाएंगे। ये कारपेंटर का हर कोई नहीं कर सकता है। कोबलर का है, थोड़ा नॉलेज होगा तो काम चल जाएगा। टेलर का भी हर कोई नहीं कर सकता है, थोड़ा बहुत आपका नॉलेज दे लिया 1 महीने में तो आप ये काम कर सकते हो। और पेंटर की बात करें, अब पेंटिंग का काम हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए है। पेंटिंग है जैसे कि कलर्स करना है, पेंट्स करना है, शेड्स देना है आपको, पेंटिंग, साइन बोर्ड्स की पेंटिंग करना है, ड्राइंग करना है, पेंट को कैसे स्प्रे करना है मोटर व्हीकल पर, कलर स्कीम कौन सी कलर मिक्स करने पर क्या बनता है, ठीक है। और एबल टू राइट लेटर्स नीटली ऑन बैनर्स पर आपको लिखना भी अच्छे तरीके से आपकी होनी चाहिए राइटिंग। यहाँ पर एबल टू वर्कआउट क्वांटिटी ऑफ पेंट्स रिक्वायर्ड बाय वुड, कितनी क्वांटिटी चाहिए, जैसे एक इस पैनल को आपको कलर करना है तो कितना, 1 kg कितना कलर चाहिए, ये भी नॉलेज आपको बेसिक होना चाहिए पेंटर के केस में। अब गार्डनर की बात करें तो गार्डनर को क्या कार्य चाहिए, गार्डनर का काम होता है जो
बगीचा वगैरह है उनकी गार्डनिंग कैसे आपको करनी है, कैसे पेड़ पौधों की देखभाल करनी है, मेंटेनेंस करना है, उनके बीज वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, कौन सी सीज़न में कौन सा पेड़ पौधा है उनको उगाना चाहिए और कौन सी उर्वरक वगैरह की ज़रूरत रहती है। तो गार्डनर का थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कर सकते हो। ब्रास बैंड क्या है, ये जो ब्रास बैंड मैंने अभी बताया, इस प्रकार के जितने भी इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हो ये है वाद्य यंत्र, ये ब्रास बैंड के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत बांसुरी भी आ सकती है, जिसके अंतर्गत ये हारमोनिका आ जाता है, सैक्सोफोन आ जाता है। इन सभी वाद्य यंत्र का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ब्रास बैंड वाले पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। पाइप बैंड में भी वाद्य यंत्र का नॉलेज होना चाहिए। पाइप बैंड में जिसमें एक तो ड्रम वाला बैंड होता है वो वाला होना चाहिए नॉलेज है। और जितने भी पाइप बैंड, अब जिनको इनका नॉलेज होगा वो एलिजिबल है। ये भाई पाइप बैंड इंस्ट्रूमेंट है, आप सर्च भी कर लो गूगल पर, तो एक ड्रम टाइप का वहाँ पर वाद्य यंत्र आएगा, तो उसका नॉलेज ये वाद्य यंत्र के है। पाइप बैंड है, ब्रास बैंड है, ऊपर आपने बिगुल वाला भी देखा। कुक है, कुक यानी खाना बनाना आपको आना चाहिए, किस प्रकार चपाती बनानी है, चावल बनाना है, सब्जी बनानी, तो हर कोई कुकिंग का काम इजीली कर सकता है। इडली वगैरह है, ये थोड़ा नॉलेज ले लेना होगा, यूट्यूब से मिल जाएगा कैसे बनानी है। तो कुकिंग वाली पोस्ट के लिए लगभग सभी एलिजिबल रहेंगे आई थिंक। उसके बाद वाटर कैरियर के लिए भी लगभग सभी कैंडिडेट हैं वो ट्रेड टेस्ट पार कर सकते हैं, जिसमें आपको वाटर कैरियर में एक तो जितने भी बर्तन वगैरह हैं उसको कैसे धोना है वो पता होना चाहिए, आटा कैसे आप उसको गूंथेंगे, आटा गूंथना आना चाहिए चपाती बनाने के लिए, जैसे कि 100 व्यक्तियों का आपको आटा गूंथना है और सब्जियों को काटना है, तो ये हर कोई कर सकता है, कुकिंग कर सकता है। ये 2 पोस्ट एलिजिबल है। बार्बर है, अब बार्बर का कार्य है जो कि हैंडलिंग ऑफ टूल्स, हेयर कटिंग है, यानी बाल कटाई का कार्य आपको इसका नॉलेज होना चाहिए, बार्बर का है वो है, तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म डाल सकते हो। और इसमें एक फीमेल की भी पोस्ट है, फीमेल की जितनी भी वैकेंसी थी 107 के आसपास, इसमें हेयर ड्रेसर की भी है, फीमेल की भी, तो वो नॉलेज है। अब वाशरमैन का कार्य है वो हर कोई कर सकता है लगभग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ है, यानी वाशरमैन का कार्य है कपड़े धोने का कार्य है, इस्त्री करना खाकी वर्दी पर, यूनिफॉर्म पर, वो सारा कार्य रहेगा। सफाई कर्मचारी है, फ्लोर है, फ्लोर को आपको साफ करना पड़ेगा, फर्श को, ओपन एरिया है उसको क्लीन करना पड़ेगा, टॉयलेट बाथरूम, ये सारा क्लीनिंग का कार्य रहेगा, सफाई कर्मचारी ध्यान दे देना। अब जो 11 वैकेंसी थी ना पियोनियर की, एक मेसन की थी जिसमें आपको चिनाई का कार्य रहता है, कारीगर का कार्य रहता है ना चिनाई का। उसके बाद प्लम्बर का कार्य जो पानी वाला कार्य, पानी में कौन सा, ये तो वैकेंसी बहुत कम है लेकिन एज ए नॉलेज बता देता हूँ। फिटिंग का, पानी किस प्रकार आपके नल वगैरह फिट करना घर में, वो कार्य, पीवीसी वगैरह पाइप। इलेक्ट्रिशियन का बता दिया है, जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी रखता है, किस प्रकार आपको एमसीबी है, बल्ब है, ट्यूबलाइट्स है, कौन से वोल्टेज में क्या कुछ है, वो नॉलेज होना चाहिए, लेकिन इनकी वैकेंसी काफ़ी कम है। तो ये 3 मेसन, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन की हो गए, ये इंडिया लेवल की तीनों वैकेंसी है, और बाकी ऊपर मैंने बता दिया। अब मैं बता देता हूँ पूरी वैकेंसी टेबल दोबारा। जैसे एज ए एग्जाम्पल बिहार वाले कैंडिडेट हैं, ड्राइवर के लिए आपको हेवी ट्रांसपोर्ट मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए, 170 पोस्ट है। उसके बाद मोटर मैकेनिक व्हीकल में 27 वैकेंसी है बिहार वाले कैंडिडेट के लिए। इन 27 वैकेंसी में आपको इसमें 2 वर्ष की आईटीआई कोर्स भी चाहिए और 10वीं पास, 2 वर्ष आईटीआई इसी मोटर मैकेनिक व्हीकल वाली ट्रेड में। कोबलर है, कोबलर यानी जो जूतों की पॉलिश करते हैं या फिर जो लेदर वगैरह है वो कोबलर, मोची का कार्य, 12 पोस्ट है। ये एक एक्सपर्टीज है कोबलर की, हर कोई हासिल कर सकता है, तो इसमें आप एलिजिबल कहेंगे। कारपेंटर है, कारपेंटर का कार्य मैंने बता दिया अभी, जो फर्नीचर का कार्य रहता है वो कारपेंटर का है, इसमें 12 वैकेंसी है। टेलर जो दर्जी का कार्य है इसमें 16 वैकेंसी है। अब ब्रास बैंड ये सभी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, पाइप बैंड ये वाद्य यंत्र के हैं, और बगलर, अब बिगुल बजाने का एक वाद्य यंत्र है, ज़्यादा नहीं, बगलर में एक वाद्य यंत्र है, बिगुल बजाना सीख लो तो बिगुल वाली पोस्ट आप कर सकते हो। एक ही वाद्य यंत्र है, बगलर ले आओ, उनको बजाना सीखना है। 114 अच्छी वैकेंसी है, बगलर में एक्सपर्टीज हासिल कर दो तो इस पोस्ट से आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। गार्डनर है, जो बगीचा वगैरह की गार्डनिंग का कार्य करेगा, देखभाल है, 8 वैकेंसी है। इसमें मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार, और नीचे अभी आपने ऊपर देखा ही है गार्डनर का क्या कार्य होता है, बीजों के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा बीज किस फसल के लिए, कि कौन सी उर्वरक चाहिएगा वहाँ पर, किस मिट्टी में वो लगते हैं, तो वो सारा बेसिक नॉलेज आपको लेना होगा। तो गार्डनर यदि आप बेसिक नॉलेज हासिल कर सकते हो ये, तो ये गार्डनर की पोस्ट भी आपके लिए है। और पेंटर है, पेंटिंग का कार्य सारा कुछ कलर वगैरह का है। उसके बाद कुक, वाटर कैरियर, अब वाटर कैरियर कुक की अच्छी खासी वैकेंसी, और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट करेंगे, तो आप कुछ हटके करना चाहते हो तो इनमें से कोई भी एक अच्छी एक्सपर्टीज हासिल कर दो, बगलर की कर दो, ठीक है, या फिर पेंटर की कर दो, नॉलेज दे लो पेंटिंग का। बाकी ये तो करना ही है क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर भी करने वाले हैं, आप भी
यहीं कर सकते हो, क्योंकि कुक वगैरह हर कोई कर सकता है, वाटर कैरियर की जॉब है, इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं चाहिए और ट्रेड टेस्ट आप इजीली इसमें पास कर सकते हो। वाशरमैन में भी अच्छी खासी वैकेंसी 34 पोस्ट है, ये भी आप कपड़े धोने का कार्य है, इजीली हर कोई कर सकता है। नाई का कार्य है, हर कोई तो नहीं, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, आप इजीली विद इन 15-20-30 दिन में ये तो हटकर करना चाहते हो मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ करेंगे, तो आप बार्बर वाली में भी डाल सकते हो, जो कैंडिडेट है थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो आपके बाल बनाने का। नेक्स्ट यहाँ पर सफाई कर्मचारी में भी अच्छी खासी वैकेंसी, आपको लगता है कि सफाई कर्मचारी कार्य आप कर सकते हो तो वो फॉर्म डालना, नहीं तो काफ़ी कैंडिडेट छोड़ देते हैं बाद में, तो ये सब ध्यान रखना। 726 वैकेंसी में मैंने आपको बता दिया कौन सी एक्सपर्टीज़ है, मैक्सिमम यहाँ से डालेंगे, लेकिन 2-3 जैसे बार्बर की है, गार्डनर की है, बेसिक नॉलेज देते हुए ये आप बगलर की एक्सपर्टीज़ है वो हासिल कम समय में कर सकते हो। ब्रांच बैंड, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इनको थोड़ा टाइम लगेगा। टेलर में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, और बाकी जो टेलिंग का कार्य आता है तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। कारपेंटर में भी टाइम लग जाता है। कोबलर में भी बहुत से कैंडिडेट इस काम को करना भी नहीं चाहते हैं, और करते हैं तो इसमें भी थोड़ी बहुत आपको एक्सपर्टीज हासिल करेंगे तो ये भी कोबलर वाला इजीली आप सीख सकते हो, ज़्यादा बड़ा समय नहीं लगेगा, कम समय में आप सीख सकते हो, तो इसके लिए भी आप एलिजिबल हो। बाकी ड्राइवर जिनके पास वो सबसे मैक्सिमम पोस्ट आपको ड्राइवर की दिख रही है इन सभी ट्रेड में, लेकिन यहाँ पर लाइसेंस भी हेवी वाला चाहिएगा, हेवी में भी ट्रांसपोर्ट वाला, नॉन ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। तो 726 वैकेंसी का मैंने यहाँ पर डिटेल दे दी। अब आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग वैकेंसी देख लो, और उसी के अकॉर्डिंग कहाँ से आपको ट्रेड में जल्दी समय में आप एक्सपर्टीज 4 महीने हैं तो कोई भी 1 महीने में एक्सपर्टीज हासिल कर सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, 398 वैकेंसीज हैं जो सभी कैंडिडेट यहीं से डालने वाले हैं, मैक्सिमम कुक वाटर कैरियर से डालेंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया है इसमें कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ से एलिजिबल है, तो कम समय में आप इन सभी पोस्टों के लिए एक्सपर्टीज हासिल करते हुए बार्बर की है, बगलर की है, थोड़ा हटकर कर सकते हो जहाँ पर कंपटीशन है आपको कम मिलने वाला है, और बाकी कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो इन्हीं से तो डाल ही देना, और क्या करेंगे, ठीक है। और एक ही पोस्ट के लिए आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप 2 पोस्ट के लिए 2 फॉर्म डाल दो। तो राजस्थान में इसमें 137 वैकेंसी है, 463 अच्छी खासी है। महाराष्ट्र में सेकंड हाईएस्ट वैकेंसी 745 है, जिसमें कुक वगैरह की, वाशरमैन की 224 है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे मध्य प्रदेश की 494 में, इसमें भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से इस टेबल को देखना है। 9105 वैकेंसी कहने को है, लेकिन आप केवल और केवल एक ही ट्रेड में एलिजिबल हो, जो भी वैकेंसीज है 9105 में भी ये स्टेट वाइज वैकेंसी हो जाती है। आप जिस स्टेट के निवासी हैं उसी स्टेट से आप फॉर्म डालना, और इन 9105 में से ड्राइवर की 2372 है, पीछे वैकेंसी 6733 वैकेंसी है, वो सभी इन ट्रेड की है। कितने ट्रेड हैं आप देखेंगे, लगभग यहाँ पर 13 ट्रेड हैं, ड्राइवर को जोड़े तो 14 हो जाते हैं टोटल। अब फीमेल वाले कैंडिडेट हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है, फीमेल की टोटल वैकेंसी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 107 वैकेंसी है, स्टेट वाइज फीमेल की वैकेंसी है। सभी स्टेट में तो नहीं है, राजस्थान में जरूर है, उत्तर प्रदेश में जरूर है, बहुत कम वैकेंसी है। इसमें भी ट्रेड वाइज आप देख सकते हो, फीमेल में भी बिगुल बजाने का है, कुक वाटर कैरियर का है, वाशर वुमन का है, वाशर वुमेन, हेयर ड्रेसर का कार्य है, सफाई कर्मचारी का है, ब्रास बैंड का है, इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ये सभी विमन की पोस्ट आपको मिल जाएगी। इनमें विमन सभी जो एलिजिबल लगभग वाशर वुमेन का कार्य या फिर वाटर कैरियर का कार्य या फिर कोक का कार्य है, हर कोई कर सकता है। लगभग वुमेन हेयर ड्रेसर का कार्य भी आप कम समय में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो, बाकी सफाई कर्मचारी हर कोई कर सकता है। ब्रास बैंड है, ये थोड़ा मुश्किल रहता है इसमें, और बगलर है, ये भी एक वाद्य यंत्र है, इसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी, लेकिन वैकेंसीज भी बहुत कम है। काफ़ी स्टेट में तो वैकेंसी है ही नहीं इन सभी पोस्टों की, 0 वैकेंसीज है, काफ़ी पोस्टें तो ऐसी है, लेकिन कुक वगैरह की वैकेंसी आपको हर स्टेट में मिल जाएगी। जो 46 वैकेंसी है वो कुक वाली आपको मिल जाएगी यहाँ पर भी। और नेक्स्ट यहाँ पर पियोनियर विंग की 11 वैकेंसी है। पियोनियर विंग में सभी इंडिया लेवल की वैकेंसी जिसमें है, और केवल मेल कैंडिडेट की है। मेल कैंडिडेट में मेसन का कार्य है, चेन्नई का कार्य जो रहता है, मकान वगैरह ईंटों से आप बनाते हो वो सब कार्य। प्लम्बर का मैंने बता दिया, इलेक्ट्रिशियन का बता दिया, वैकेंसी का भी 4 है, और इसमें कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दी गई है। बाकी उपरोक्त वैकेंसी में कोई कैटेगरी का अभी तक डिटेल नहीं है, और इंडिया लेवल में ज़रूर है। अब यहाँ पर एक और जैसे कि मैंने आप बता चुका हूँ, जो भी वैकेंसी है आपके स्टेट और यूटी वाइज है, तो जिस स्टेट के निवासी हो उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए। जो असम वाले कैंडिडेट है ना, असम का शायद डोमिसाइल जारी नहीं करते, तो उस केस में उनको अलग से एक सर्टिफिकेट रहता है। और नेशनल एज लिमिट मैंने बता दी है ऑलरेडी आपको। और आपका जो ओबीसी वगैरह का सर्टिफिकेट है ना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो 25 अप्रैल है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। यदि आपकी SC ST OBC EW से अप्लाई कर रहे हो, जो DME होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपके ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे, उस केस में आपको अनरिजर्व से है वो काउंट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें
डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो नीचे दिया गया एनेक्सर है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ए कैंडिडेट बिलोंग टू ए कास्ट ऑफ SC ST OBC कैटेगरी ऑन माइग्रेशन फ्रॉम, अब एक स्टेट से काफ़ी कैंडिडेट है दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो गए हैं, चले गए हैं, उस केस में उनके पास ऑप्शन रहेगा कौन से स्टेट से वो अप्लाई करना चाहते हो, जो ओरिजिन मूल स्टेट है उससे करना चाहते हो, और उसमें ये भी ऑप्शन रहेगा कि मूल स्टेट से आप अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करना चाहते हो या फिर माइग्रेट स्टेट में करना चाहते हो। तो रिजर्वेशन का बेनिफिट है ना वो मूल स्टेट वाला, ओरिजिन स्टेट से आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, और माइग्रेट स्टेट जहाँ पहले थे अभी जहाँ पर आप माइग्रेट हो गए हो उस वाले स्टेट से करेंगे तो आप अनरिजर्व काउंट होंगे, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पर क्रूशियल डेट जो SC ST OBC की है वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो 25 अप्रैल है वही रखी गई है, और OBC में भी क्रीमिलियर नहीं चलेगा, एंड नॉन क्रीमिलियर ही चाहिएगा, सभी को पता ही है OBC में। और नेक्स्ट यहाँ पर ये बार बार मैं फोर्स कर रहा हूँ, जिस स्टेट के आप निवासी हो उस स्टेट को डालेगा, क्योंकि उसी स्टेट का आपको मूल निवास चाहिएगा ही चाहिएगा, नहीं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। जो असम के हैं उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी नहीं होता है, तो रेजिडेंशियल स्टेटस उनका रहता है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का, वो आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। और ये सब कुछ हो चुका है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपये हैं, इनमें से भी जो कैंडिडेट जनरल हैं उनके लिए 100 हैं, बाकी EWS और OBC के लिए भी 100 है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करूँ SC ST और फीमेल कैंडिडेट, उनके लिए कोई भी फ़ी नहीं है, 0 फी में आप आवेदन कर सकते हो। अगला अपन इंपॉर्टेंट देखते हैं। अब यहाँ पर 3 सेंटर आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, जो ऑनलाइन एग्जाम होगा ना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसमें किस सेंटर से आप आवेदन करना चाहते हो उस सेंटर में आपको विकल्प मिलेंगे 3 सेंटर चुनने के। तो वो सेंटर जैसे आपके स्टेट में कौन सा है, आंध्र प्रदेश में देख सकते हो, ये सभी आपके सेंटर आंध्र प्रदेश में रहेंगे। तो फॉर्म आवेदन करेंगे उस समय भी आपके पास विकल्प रह जाएगा। जो कैंडिडेट उत्तर प्रदेश से तो आपके सामने ये सभी ऑप्शन रहेंगे, और भी नीचे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में ये भी है। जो राजस्थान से है उनके लिए अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर है, ये सभी ऑप्शन। अब बहुत से कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे भाई एग्जाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, तो एग्जाम होगा टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, जितनी भी पोस्ट हैं इन सभी में जो आपका एग्जाम यहाँ पर होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और इस एग्जाम में 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स की। अब 100 क्वेश्चंस में आपने CRPF का दिया है एग्जाम, हेड कांस्टेबल का, HEM का, उसमें थोड़ा स्पष्ट नहीं था, एप्टीट्यूड करके दे रखा था, लेकिन इसमें इन्होंने स्पष्ट कर दिया है एप्टीट्यूड का मतलब GK ही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसमें समय 90 मिनट का था, यहाँ पर समय भी 120 मिनट का, अच्छा खासा समय है, आराम से पेपर करना, थोड़ा मॉक टेस्ट दे देना जरूर ताकि आपके प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर यदि आपकी एक अच्छी, मैंने ऊपर जो पोस्ट बताई है, अपने विवेक से काम में लेते हुए आप आवेदन करते हो, फिर मॉक टेस्ट देते हो, तो टेक्स्ट बुक से आप जुड़ सकते हो, TTJ के कूपन कोड यूज़ कर लेना, आज अच्छा ऑफर चल रहा, फायदा उठा सकते हो। अब रीजनिंग के यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, GK के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, इंग्लिश और हिंदी में टेंशन मत लो, कोई भी एक सेलेक्ट करो, इंग्लिश में दे सकते हो तो इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में भी आपका ऑप्शन है, मतलब हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे या फिर इंग्लिश ग्रामर के, तो इसमें भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के कोई भी एक ले लो। समय है 100 सवाल 120 मिनट, अच्छा खासा समय दिया गया है। हेड कांस्टेबल में नहीं दिया गया था, लेकिन कांस्टेबल में यहाँ पर समय दे रहे हैं, उसमें 90 मिनट ही था, यहाँ पर आपको 120 मिनट समय दिया गया है। अब नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे MCQ के फॉर्मेट में, इंग्लिश और हिंदी भाषा में क्वेश्चन आपके रहेंगे, और कोई भी एक भाषा में आप देख सकते हो। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 0.25 मार्क्स, एक सवाल गलत होने पर आपके कट हो जाएंगे। और ऑनलाइन एग्जाम है, काफ़ी दिन चलने वाला है, तो नॉर्मलाइज होगा, आपके नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही फाइनल मेरिट बनेगी। जो पेपर रहेगा 10th लेवल का है, और इसमें साइंस वगैरह का भी, क्योंकि GK में अब अलग अलग नीचे आप पैटर्न देखेंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में ये पूरा रीजनिंग का आप देख सकते हो, एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड पूरा रीजनिंग एक तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल विशेष कर दिया गया है क्वेश्चन एंड आप ये जैसे पूरा पैटर्न किस प्रकार के आएगा रीजनिंग का, तो मैं अभी जल्द ही आपको अभी जो CRPF की तरफ से हेड कांस्टेबल का एग्जाम ऑनलाइन हुआ है ना, उसकी PDF फाइल डालूंगा, वो सारे पेपर आप मिला लेना, टेलीग्राम पर मैं डाल दूंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, GK वगैरह का एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा आप सभी के लिए पैटर्न को समझना, तो पूरा आपको रीजनिंग का पता चल जाएगा उसमें, और जनरल नॉलेज और जनरल GK। अब GK में आपको विशेषकर TCS पूछती है स्टैटिक GK। स्टैटिक GK का मतलब ऐसे GK जो सवाल चेंज नहीं होते हैं, उनका आंसर चेंज नहीं होता है, वो वाला GK स्टैटिक GK है। स्टैटिक GK में भी इंपॉर्टेंट लगभग 40 के आसपास टॉपिक है, जहाँ से TCS बार बार पूछती है, तो वो भी आप कहेंगे तो अलग से थोड़ा इसकी स्ट्रेटजी पर वीडियो में बना दूंगा, किस प्रकार आप 4 महीने में ये कुछ कर सकते हो GK वगैरह पर। कमांड के लिए GK के लिए बेहतरीन बॉक्स है, आप जा सकते हो ल्यूसेंट की तरफ। ल्यूसेंट में जो चुनिंदा टॉपिक है जहाँ पर बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं, उनको घोट के अच्छे से कवर करो, बार बार रिवाइज करेंगे ना तो चीज़ें आसान हो जाएगी, भूलेंगे नहीं, एक बार मत पढ़ो। मैं तो कहूँ लगभग मेरी स्ट्रेटजी रहती है 6-7 दिन में उस टॉपिक को दोबारा आपको देखना ही चाहिए,
उन पे सवाल लगाना चाहिए। पहले टॉपिक देख लो, ठीक है, टॉपिक देखो, उसके बाद आप क्या करो, एक प्रीवियस ईयर, अब टीसीएस ने अभी एसएससी के एग्जाम लिए तो मैं तो कहूँगा किरण बुक्स रहती हैं, एक एसएससी के प्रीवियस ईयर आधारित किरण की बुक्स आपको मिल जाएंगी। एसएससी के सारे टीसीएस के क्वेश्चंस रहेंगे, उन टॉपिक वाइज वहाँ पर बुक्स मिल जाती है। तो एक बार आप लूसेंट से टॉपिक निकाल लो, अब उन टॉपिक से प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस देख लो, तब आपकी इजीली कोई भी एग्जाम आप जीके में अच्छा खासा 25 में से 20 स्कोर हासिल कर सकते हो। करंट अफेयर्स पर थोड़ा कमांड रखेंगे तो आ जाएंगे। लूसेंट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से पढ़ने हैं आप कहेंगे वो भी बता दूंगा। बाकी लूसेंट ले आओ और एक किरण की बुक्स ले आओ प्रीवियस ईयर की, उनको आप एक्सपर्टीज करो। अब जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस है, सब कुछ आ गया। क्वेश्चन इन दिस कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्टिंग द कैंडिडेट्स जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट अराउंड हिम। पर्यावरण है, क्वेश्चंस विल बी डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स, अब करंट अफेयर्स भी आने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पर और क्या दिया गया है, बाकी सारा कुछ द टेस्ट विल बी इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड अब इंडिया और विश्व जीके भी आएगा, ठीक है। स्पोर्ट का आएगा, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी है, संस्कृति, पूरा एक तरीके से जीके है। जनरल पॉलिसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च यानी साइंस का भी यहाँ पर आने वाला है। तो साइंस के लिए लूसेंट में थोड़ा साइंस का है, बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा दिया गया है जिसमें स्टूडेंट है इतना रट नहीं पाते। तो 9th 10th की जो एनसीईआरटी है ना, उसमें साइंस का ज़्यादा भी नहीं है, एग्जाम लेवल के 10th लेवल का है। तो 9th 10th के एनसीईआरटी निकाल दो आप, और निकाल सकते हो इजीली 4 महीने में। डेली पढ़ो 9th 10th के एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 9th के एनसीईआरटी साइंस ले आओ, 10th के लिए आओ और उनमें टॉपिक वाइज एनसीईआरटी निकालो, इजीली वहाँ से साइंस आपकी कवर हो जाती है। और एलिमेंट्री मैथ्स है, फिर मैथ का पूरा यहाँ पर नंबर सिस्टम वगैरह इन्होंने दे रखा है, पूरा मैथमेटिक्स आपके आएगा। और वो पेपर भी आप देख लेना एससीएम का। हिंदी इंग्लिश की पूरी बेसिक आपको इंग्लिश हिंदी है, कंप्रीहेंशन भी आएगा और ग्रामर भी आपको ध्यान रखनी है। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करनी है, तो हिंदी वगैरह मैक्सिमम कैंडिडेट सेलेक्ट यहाँ पर करते हैं, वो भी आप पेपर उसमें देख लेना क्योंकि उसमें सेम पैटर्न था। जिनको पता नहीं मैं बता देता हूँ, ये मैं हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ 1315 की, जो अभी एग्जाम चल भी रहे हैं, अभी इसकी आंसर की भी आई है, अभी आपके उसमें स्टेनो के होने हैं, तो उसका सेम पैटर्न था। उसमें आप देख सकते हो 22 से 28 फेब के मध्य जिनका एग्जाम हुआ है। तो हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लेना था, 25 क्वेश्चन थे लेकिन 90 मिनट थी। जनरल एप्टीट्यूड में आपका जीके ही था एक्चुअल में, और जनरल इंटेलिजेंस में आपकी रीजनिंग थी और क्वांट में मैथ्स थी। तो ये 25% सेम पैटर्न आपके दिया गया था। और इसमें भी आपकी दे रखा था क्वेश्चन पेपर विल इंटरमीडिएट लेवल, तो 12th लेवल का था। अब की बार आपको कांस्टेबल में 10th लेवल का मिलेगा, तो थोड़ा उससे ईजी मिलेगा। लेकिन आपको जो तैयारी करनी है उसी पेपर के बेस पे करनी है। और विशेष कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में क्लास वगैरह डालूंगा, वीडियो वगैरह डालूंगा उस टॉपिक का, तो आपको पता चल जाएगा किस टाइप से आपको स्मार्ट वे के रूप में तैयारी करनी है। जैसे ही आपका एग्जाम हो जाएगा तो आपको बुलाया जाएगा 8 गुणा अभ्यर्थी को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी उसमें चाहिएगा, वो भी आगे नीचे बताऊंगा, थोड़ा एंड तक देखिएगा वीडियो। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या होगा, एक स्टैंडर्ड में आपकी हाइट और देखा जाता है चेस्ट। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर जरूरी है। और मैं बात करूं जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं एसटी कैटेगरी से, एसटी के केस में मेल की 162.5 हाइट चलेगी सेंटीमीटर में, फीमेल की 150 सेंटीमीटर चलेगी। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, यानी उत्तर पूर्वी राज्य जितने भी हैं उनसे बिलोंग करने वाले शेड्यूल्ड ट्राइब के कैंडिडेट, एसटी के कैंडिडेट जो उत्तर पूर्वी राज्यों को बिलोंग करते हैं, सभी कैंडिडेट नहीं एसटी के, उनकी हाइट और कम की गई। एसटी वालों की वैसे 162.5 है, लेकिन जो उत्तर पूर्वी राज्यों के हैं उनकी हाइट मेल की 157 चलेगी और फीमेल की 147 चलेगी। और जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, ये कुछ अलग डिस्ट्रिक्ट है, और उनकी हाइट यहाँ पर 160 और 147, आप सर्च करना लेफ्ट विंग एक्सट्रीजम अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको कुछ 90 डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे ओवरऑल इंडिया में, जहाँ से उन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले एसटी कैंडिडेट हैं, तो उनकी उनकी जो हाइट 160 है, 147 फीमेल की चलेगी। और बाकी जो कैंडिडेट हैं, जो गढ़वाल्स हैं, कुमायूं हैं, डोगराज हैं, मराठा हैं, या फिर जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं असम, हिमाचल, जम्मू कश्मीर से, जो भी कैंडिडेट, उनकी हाइट 165 155 चलेगी फीमेल के केस में। और बाकी यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाले जो कैंडिडेट हैं, नॉर्थ उत्तर पूर्वी स्टेट के कैंडिडेट हैं, कोई भी कैंडिडेट जो अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मेघालय से, मिजोरम से, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, उनकी हाइट 162.5 मेल की चलेगी, फीमेल की 152.5 चलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द, अब यहाँ पर जो कैंडिडेट आप देख पा रहे हो इन डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले जो गोरखा है, जो दार्जिलिंग है, कालीपोंग है, इनसे अलग इनकी हाइट और कम की गई 157 152, ये पूरा डिटेल देख सकते हो। बाकी मैक्सिमम हाइट जो कैंडिडेट रहेंगे वो 170 से 157 फीमेल रहेगी, ये पूरी हाइट हो गया। चेस्ट में मेन कैंडिडेट की जो अनएक्सपेंडेड है, बिना फुलाई चीना होना चाहिए,
80 सेंटीमीटर, फुलाने के साथ में 5 सेंटीमीटर और एक्सपेंड होना चाहिए, तो 80 से 85 होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जिसमें मैक्सिमम कैंडिडेट आएंगे। बाकी जो रिलेक्शन वाले हैं, मतलब जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं, एससी की नहीं एसटी की बात कर रहा हूँ, एसटी वालों का जो चेस्ट है ये मेल कैंडिडेट के हैं, फीमेल के केस में चेस्ट है वो उनका मेजर नहीं होगा। तो क्षेत्र है, ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू एसटी है, क्षेत्र उनका अनएक्सपेंडेड चेस्ट होनी चाहिए और फूलाने के साथ में 5 सेंटीमीटर उसका फूलना चाहिए चेस्ट। और कैंडिडेट जो गढ़वाल से हैं, कुमायूं हैं, डोगराज हैं, जो बिलोंग्स करते हैं असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से, इन जातियों के 78 से 5 सेंटीमीटर फुलाना होना चाहिए। और बाकी ये वाले जो कैंडिडेट है, कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, द गोरखा और टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्रोजिंग ऑफ द 3 सब डिवीजन ऑफ, अब ये नीचे और सब डिवीजन है उनका 77 से 5 फुलाना होना चाहिए। और बाकी आप देख सकते हो ओनली दोज कैंडिडेट वो क्वालिफाई इन सीबीटी, जो सीबीटी में क्वालिफाई होगा उनको पीएसटी और पीईटी में बुलाया जाएगा। 8 गुना अभ्यर्थी को पीएसटी सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका होगा ट्रेड टेस्ट। मैंने ट्रेड टेस्ट भी वीडियो में बता चुका हूँ कौन से ट्रेड में आपका क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कंडक्टेड। तो इस सीरीज में यह सारा कुछ प्रोसेस चलने वाला है। जो एक्स सर्विसमैन है ना उनके लिए ये पीईटी और रनिंग वगैरह नहीं होगी, और बाकी उनको आना तो पड़ेगा एक बार मेजर करने के लिए हाइट वगैरह, लेकिन पीईटी नहीं होगी उनकी, पीएचटी होगी, पीईटी नहीं होगी। और ट्रेड टेस्ट है, मेडिकल एग्जाम है, वो होगा उनका। अब फिजिकल पीईटी में आपका क्या होगा, कितनी रनिंग होगी, जितने भी कैंडिडेट हैं जैसे ड्राइवर है, मोटर मैकेनिक है, ये वाली जो भी मैक्सिमम पोस्टें आ जाती हैं ट्रेड टेस्ट की, इन सभी के लिए आपको बता देता हूँ अलग अलग। जो उपरोक्त पोस्ट आप देख पा रहे हो ये वाली ड्राइवर वाली मोटर मैकेनिक व्हीकल की है, इसमें आईटीआई चाहिए, ड्राइवर है। बाकी गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रास बैंड, पाइप बैंड, कोबलर और टेलर, ये वाली पोस्ट में आपको 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में क्रॉस करनी है। इसमें आप देख पा रहे हो कुक की पोस्ट नहीं है ये, मतलब कुक को रनिंग इतनी ज़्यादा नहीं करनी है। इस जैसे में मैक्सिमम पोस्ट है कुक वगैरह की आपने देखी सभी स्टेट की, लेकिन इसमें अभी कुक की नहीं है। बैंड की जरूर है, जो बैंड वाली है जिसमें आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपको बजाना है, या फिर कोबलर मोची की है, टेलर दर्जी की है, कारपेंटर की इसमें आ गई, पेंटर की आ गई, गार्डनर की आ गई। इन सभी को 5 किलोमीटर की रनिंग 24 मिनट में पार करना पड़ेगा भाई। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको प्रैक्टिस जरूरी है। यहाँ पर भी फीमेल को 1600 मीटर की रनिंग 8.5 मिनट में पार करना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर बात करें इसके अंतर्गत भाई बगलर भी आ गई। बैंड ये जो पोस्ट है ना इसमें टेलर के साथ में बिगुल बजाने वाले भी इसमें सम्मिलित है, ठीक है। ये जो रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट। नीचे आपको क्वार्टर की मैक्सिमम पोस्ट है ना, इसमें रनिंग 1600 मीटर की 10 मिनट, ये भाई अच्छी है। 1.6 किलोमीटर है 10 मिनट में ईजिली, क्योंकि आर्मी में 1600 मीटर की आपको 5.5 मिनट में करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर 10 मिनट में ईजिली आप हर कोई कर सकते हो। तो कुक है, वाटर कैरियर है, हेयर ड्रेसर है, वाशरमैन है, जो धोबी है, वाशर वुमेन है, सफाई कर्मचारी है, ये सभी कांस्टेबल आप देख पा रहे हो। इनमें रनिंग है वो अच्छी आराम से आप कर सकते हो। फीमेल में 1600 मीटर की 12 मिनट में करनी पड़ेगी। और बाकी जो 11 पोस्ट थी ना, मेसन, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन, ये भी 1600 मीटर की 9 मिनट में आपको करनी पड़ेगी। और इसमें आप देख सकते हो ये लद्दाख रीजन की है, ये अलग है लद्दाख रीजन की ओनली। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो वुमन है एक तरीके से प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के केस में वो यहाँ पर पीएचटी और पीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और यदि उनका नंबर आ जाता है 8 गुना में तो उनके लिए वैकेंसी रिजर्व रहेगी। उनका जब भी प्रेगनेंसी पीरियड ख़त्म हो जाता है और उसके बाद यहाँ पर कुछ वीक्स भी दिए गए हैं, 6 वीक बाद हैं, वो यदि फिट होती है तो उनके लिए जो रिजर्व वैकेंसी है तो बाद में उनका पीएचटी और पीईटी हो जाएगा, ये दे रखा है। बाकी यदि ये बाद में बातें हैं जो फिजिकल हो जाता है, यदि आप नॉन क्वालिफाइड हो जाते हो उस केस में आगे भी आप हैं अपील कर सकते हो। अब ट्रेड टेस्ट में यहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है कि ट्रेड टेस्ट होगा, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे, सीबीटी आपने कर दिया, उसके बाद फिजिकल हो गया, उसके बाद पीईटी हो गया, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट हो जाएगा। ट्रेड टेस्ट जो टेस्ट है उसमें आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा और ये भी क्वालिफाइंग है, फाइनल मेरिट में नंबर ऐड नहीं होंगे। ट्रेड टेस्ट है आउट ऑफ 50 मार्क्स में से जो प्रैक्टिकल का होगा आपके, मैंने नीचे बताया भी है, इनमें से 20 मार्क्स लाने आपको अनिवार्य है। ड्यूरिंग द ट्रेड टेस्ट ए कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी, ये इनमें से कोई भी एक्टिविटी, जैसे ड्राइवर है तो उनको गाड़ी को हैंडल करना, तो ये इस वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूँ। ये सारा ट्रेड टेस्ट में आपका आ जाएगा, जितने भी 18 ट्रेड के बारे में बताया था। उसके बाद ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट होगा और डॉक्यूमेंट के बाद आपका होगा मेडिकल। तो डॉक्यूमेंट में सारे कुछ आपको डॉक्यूमेंट बताए हुए हैं, वो लेके जाना ही है। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट में ही तो मेडिकल आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर ये आ गया आपके जो मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट के बाद डिटेल्ड मेडिकल एग्जाम होगा। इस मेडिकल एग्जाम में आप देख पा रहे हो
सारा कुछ आपको एक्सरे वगैरह तो चाहिएगा, लेकिन आई एग्जामिनेशन में यदि मैं बात करूं ड्राइवर की पोस्ट में, उनकी जो एक्टिविटी विजुअल एक्टिविटी है अनएडेड, मतलब बिना ग्लास के, बिना चश्मा के, उनके आंखें हैं N6 से N9 तक, रॉस केस में 9 यानी 6/9 विजन उनका होना चाहिए, नियर विजन। और डिस्टेंस विजन में भी, डिस्टेंस में उनका 6/6 होना चाहिए, रॉस केस में भी 6/6, बेटर आई में भी 6/6। तो 6/6 एक तरीके से ड्राइवर की आई है। और इसमें भी अनकरेक्टेड विजुअल, ऐसा नहीं कि आप लेंस लगा के आ गए हो, बिना ग्लास के, बिना लेंस के, ये आपका आई विजन चाहिएगा ड्राइवर के पोस्ट के लिए। और कलर विजन में CP2 बाई इशारा, एक पूरी इनकी बुक्स आती हैं इशारा की जिसमें कलर विजन टेस्ट रहता है, वो सारा बुक्स से आपको कवर करना पड़ेगा। कौन सी? तो आप देखेंगे इशारा बुक्स, इस टाइप की एक बुक्स रहती हैं जो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, पूछेंगे ये क्या लिखा हुआ है, तो पूरी ये बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी जो विजन कलर विजन टेस्ट रहता है उसमें। और इसमें भी बिना ग्लास के चाहिएगा। और कलर विजन हो गया। रिमार्क्स, बाइनोक्यूलर विजन इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर कलर विजन पास होगा। उसके बाद यहाँ पर MMV जो मोटर मैकेनिक व्हीकल वाली आई साइट है, उनके लिए 6/9 से, और उनके लिए अनकरेक्टेड विजुअल डिस्टेंस विजन में 6/9 भी चलेगी रोस्ट केस में। अब ऊपर ड्राइवर में 6/6 ही दोनों ही में चाहिए, यहाँ पर 6/9 भी काम करेगी। कलर विजन वगैरह है, थोड़ा और ढील दी गई है कलर विजन में, CP3 किया गया है। और बाकी यहाँ पर आई साइट फॉर ऑल अदर, जितने भी अदर ट्रेड हैं ड्राइवर को छोड़ दें। साथ ही साथ यहाँ पर जो मोटर मैकेनिक जिसमें ITI चाहिए 2 वर्ष की, वो छोड़ दें। तो जितने भी अदर पोस्ट आपको ट्रेडमैन की मिलेगी उसमें नियर विजन में आपको बिना ग्लास के 6/9 आई चाहिए, और डिस्टेंस विजन में 6/6 से 6/9 तक आपकी चलेगी। और कलर विजन में और थोड़ी इसमें छूट दी गई है। तो ये डिटेल आप PDF में देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको और बताया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी आप अगला पॉइंट मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे ना, उसमें दिया गया है कि सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद PST PET होगा, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट होगा, नेक्स्ट आपकी मेडिकल में पूरी भर्ती चलेगी। और यहाँ पर भी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में अनरिजर्व में आपको लेके आने हैं 30%, 100 में से 30% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए। और बाकी जो ट्रेडमैन में EWS OBC के लिए 25% है, ऑल अदर जितने भी कैटेगरी हैं SC ST के लिए 20% मार्क्स है। और जो पियोनियर विंग में 11 वैकेंसी थी ना, उनमें 35 और 33% का क्राइटेरिया रखा गया है। ये तो लाने ही लाने हैं, इसके साथ ही आपकी अलग से मेरिट बनेगी, जैसे आप देख सकते हो। बात करूं यहाँ पर PST और PET के लिए 8 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, जो आपने परफॉर्मेंस किया है वैकेंसी के 8 गुना कैंडिडेट बुला दिए जाएंगे PST और PET के लिए। और द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए मेडिकल होगा, उसके लिए लगभग 2 से 3 गुना वैकेंसी की कैंडिडेट यहाँ पर भी बुलाए जाएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट था। और बाकी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर स्कोर है वो तय किया जाएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपकी मेरिट बनेगी, कैंडिडेट विल बी, और स्टेट वाइज मेरिट भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, बार बार ये एम्फेसाइज कर रहा है, बल दे रहा है कि कैंडिडेट जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का उनके पास में डोमिसाइल होना चाहिए। तो डोमिसाइल आपका जिस स्टेट से, उसी स्टेट से आप आवेदन कर सकते हो। और बाकी OBC का मैंने बता दिया, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। और जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम में टाई हो जाता है मामला, पार्ट A वाला सेक्शन में मार्क्स देके जाएंगे जिसके ज़्यादा, पार्ट A में भी टाई है तो पार्ट B है, पार्ट B में भी टाई है तो डेट ऑफ बर्थ है, तो ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब फाइनल डिसीजन तो ये तो मैं बता दूँ, ये कुछ इन्होंने अलग से पॉइंट दिए हैं कि इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखना है। इन पॉइंट में आप देखेंगे नीचे कुछ पॉइंट हैं इन्होंने बल दिया है, एक तो ये वाला माइग्रेशन वाला दिया है, और बाकी जो आप जो माइग्रेट कर रखे हैं इनके बारे में वीडियो में बता चुका हूं। यदि मूल राज्य, जिस राज्य के मूल निवासी थे उनमें उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, जिस राज्य में इन्होंने माइग्रेट किया है उन हेतु उनको अनरिजर्व है वो काउंट किया जाएगा। और जो भी कैंडिडेट है PWBDB वाले हैं, यानी जो दिव्यांग छात्र हैं, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है ही नहीं, वो फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो फोटोग्राफ है ना, फोटोग्राफ में 3 महीने का पुराना नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ, 3 महीने से पुराना फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। और जो डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज़ बीन टेकन मस्ट बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के नीचे आपके डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, DOP होना चाहिए कि 3 महीने से पुराना फोटो ना हो, उसके लिए डेट ऑफ फोटो आपने अभी लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो प्रिंटेड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इन्होंने केयरफुली पॉइंट दिए हैं जिनको आपको ध्यान रखना ही रखना है, तो यहाँ पर मैं केयरफुली पॉइंट को भी और इन्होंने हाईलाइट किया है, इन्हीं को आपको विशेष कर ध्यान रखना है। और बाकी इन्होंने ये वाला बार बार बता रहा है कि जिस राज्य के हैं उसी राज्य का उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये आप देख सकते हो 1 कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली, एक कैंडिडेट जितने भी ऊपर आपने ट्रेड देखे हैं उनमें एक पोस्ट के लिए ही एलिजिबल है। ओनली 1 ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अलाउड टू बी सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट
for the exam. Therefore, the candidate must exercise due diligence at the time of filling their online application form. In case more than one application of a candidate are detected, all the applications will be rejected and his her candidature for the exam will be cancelled. एक से अधिक फॉर्म आवेदन डिटेक्ट हो जाते हैं तो पूरा कैंडिडेचर आपका कैंसिल हो जाएगा। वन कैंडिडेट है, केवल एक पद के लिए, एक पोस्ट के लिए वो अलाउ है आवेदन करने के लिए। मल्टीपल एप्लीकेशन अपीयर होते हैं, किसी भी स्टेज में उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। करेक्ट डिटेल आपको भरनी है। कैंडिडेट मस्ट कैरी 2 पासपोर्ट साइज। अब एग्जाम में आपको क्या लेके जाना है, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर के फोटोग्राफ चाहिए, 1 ओरिजिनल फोटो आईडी चाहिए, इनमें से कोई भी चलेगी है। बाकी कलर प्रिंट में आपके 2 जो आईडी कार्ड प्रवेश पत्र हैं वो तो चाहिए ही चाहिए, और फेक वगैरह, और बाकी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। नेक्स्ट उन्होंने बताया आपको आवेदन किस प्रकार से करना है, तो 27 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। और इसमें भी 2 प्रकार से आवेदन होगा। पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेप फर्स्ट देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा जिसमें बेसिक डिटेल, ईमेल आईडी वगैरह चाहिएगा। सेकंड में आपका पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल वगैरह मांग के आप आवेदन करेंगे। इसमें फोटोग्राफ वगैरह की साइज़ भी आप देख सकते हो। तो आपका फोटोग्राफ है जिसमें डेट ऑफ फोटो प्रिंट होना चाहिए, वो 35 mm से 45 mm है, विड्थ और हाइट का है, 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। और सिग्नेचर की बात करें तो ब्लैक इंक का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, उसमें भी ये 50 से 100 KB के मध्य सिग्नेचर होना चाहिए। और बात की तो यही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आई थिंक कवर हो गया है, कोई भी डाउट आपके नहीं रहे हैं। और नीचे आपके सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, जो आपके ऑनलाइन सर्टिफिकेट रहता है वो चल जाएगा। तो पूरे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए हैं। किस पोस्ट से आपको अप्लाई करना चाहिए, जिस स्टेट से हो उसी स्टेट से आपका अप्लाई होगा। इंडिया लेवल की वैकेंसी में 11 पोस्ट ही मात्र हैं, और बाकी आप कौन सी पोस्ट आपके लिए बेहतर रहेगी पूरा इस वीडियो में मेंशन हो चुका है। और बाकी यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, न्यू कैंडिडेट जो मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी अंतिम मौका 18 मार्च है, फ़ायदा उठा सकते हो। विशेषकर अभी कांस्टेबल आप एग्जाम की तैयारी करो तो यहाँ पर मॉक टेस्ट अपडेट हो रहे हैं टेक्स्ट बुक पर। TTJ के कूपन कोड यूज़ कर लेना, सारे मॉक टेस्ट आपको बहुत ही बेहतरीन डील में मिल जाएंगे। आज लास्ट डे है, फ़ायदा उठा सकते हो। धन्यवाद।